हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के राइटर हैं जीएल क्विंटस। ये चैप्टर हमारी क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस चैप्टर की थीम जानेंगे, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को हिंदी में समझेंगे, सारे एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में समरी भी पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थीम, इस चैप्टर की मेन थीम क्या है ये पहले जान लेते हैं। द मेन थीम ऑफ अ लेटर टू गॉड रिवॉल्व्स अराउंड फेथ, पर्टिकुलरली अनवेवरिंग faith in divine interference. Lencho, the protagonist, displays absolute trust in God to provide for his family when disaster strikes. अब इस चैप्टर की मेन थीम जो है वो फेथ है। फेथ क्या होता है? जो विश्वास होता है उसको हम फेथ बोलते हैं। तो भगवान के प्रति जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग यहाँ पर हो गया मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब हो गया मेन कैरेक्टर जो लेंचो है उसके ऊपर अराउंड रिवॉल्व करेगा। लेंचो का जो फेथ है भगवान के प्रति, इस बारे में इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही लेंचो के फार्म में, उसके जो खेत हैं उसमें हेल स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि ओले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है और फिर वो भगवान के ऊपर विश्वास दिखा करके उनसे मदद मांगता है। इवन आफ्टर हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, ही बिलीव्स दैट गॉड विल रिस्पॉन्ड फॉर हिज प्ली फॉर हेल्प. The story also touches on the themes of innocence and human kindness. While Lencho's faith is admirable, it also highlights his simplicity. He does not doubt God's ability to help, but distrusts the very people who, with kindness, fulfill part of his request. तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जब हेल स्टॉर्म आता है, यानी जब ओले पड़ने लगते हैं इसकी फसल में, तो इसकी जो पूरी फसल होती है क्रॉप्स की वो पूरी बर्बाद हो जाती है। उसके बाद वो भगवान के ऊपर, क्योंकि उसका ट्रस्ट है, तो उनसे मदद की गुहार लगाता है। इस चैप्टर में हम जो थीम है एक और, जो कि इनोसेंस और ह्यूमन काइंडनेस है, ये भी जानेंगे कि कैसे जो लेंचो का कैरेक्टर है वो कितना इनोसेंट है, यानी कितना सिंप्लिसिटी है उसके कैरेक्टर के अंदर, वो कितना सिंपल पर्सन है कि हेल स्टॉर्म आ गया। हेल स्टॉर्म तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है ना, जो कि हम कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से आया, पर फिर भी जो लेंचो है वो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और उनसे ही मदद की गुहार लगाता है, ठीक है। इसके अलावा वो भगवान के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता है, जबकि उस जो लोग थे इस चैप्टर में जिन्होंने लेंचो की मदद करी थी उनके ऊपर ही वो ट्रस्ट नहीं शो कर पाता है, ठीक है। और जो काइंडनेस उसके ऊपर जो करी गई, जो लोग थे जिन्होंने उसकी मदद करी, उनके ऊपर वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज आयरनी। एक और इम्पॉर्टेंट थीम क्या है? आयरनी है। आयरनी क्या होता है? किसी भी चीज़ का ऑपोजिट होता है आयरनी, ठीक है। लेंचो हु बिलीव्स सो फर्मली इन डिवाइन एड आयरॉनिकली डिस्ट्रस्ट द ह्यूमन एजेंट्स हु ट्राई टू हेल्प देम. द पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज who go out of their way to assist Lencho are unjustly accused of theft. Overall, the story portrays the power of belief, but also raises questions about how people perceive human goodwill versus divine power. तो एक और जो इम्पॉर्टेंट थीम है वो आयरनी है। आयरनी में इसमें क्या दिखाया गया है कि जो लेंचो है उसका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो लोगों के ऊपर डिस्ट्रस्ट यानी कि विश्वास नहीं शो कर पाता है, जबकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि भगवान ही डायरेक्ट आपके पास पैसा भेज दें। कोई ना कोई ह्यूमन पावर जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करती है कोई भी चीज़ का। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे जो पोस्ट मास्टर है और उसके जो बाकी सारे साथी एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, वो आउट ऑफ द वे जा कर के लेंचो की मदद करते हैं पैसे प्रोवाइड कराने में, पर फिर भी आखिरी में लेंचो जो है उन्हीं के ऊपर थेफ्ट यानी चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम पावर ऑफ बिलीफ पढ़ेंगे कि कैसे जो एक पर्सन है वो बिलीफ, जो विश्वास है, उसको कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चय है, उसको भगवान के ऊपर कितना विश्वास रखता है वो, कि उसको पता ही है कि भगवान उसके पास मदद भेजेंगे, भगवान ही उसे पैसे देंगे। उसको इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। इसके अलावा
क्वेश्चंस भी रेज होंगे कि किस तरीके से ह्यूमन गुडविल जो है वो डिवाइन पावर के आगे कितनी ज़्यादा फीकी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। तो चलिए अब इस चैप्टर की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो अब ये जो घर है ये पूरी वैली में, वैली क्या हो गई आपकी, जो पहाड़ी होती है, ठीक है, उसके साइड में जो जगह होती है उसको वैली बोलते हैं, ठीक है। तो इस पहाड़ी में सबसे टॉप, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ लोअर हिल, यानी कि एक लोअर हिल है, जैसे बहुत सारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, बीच में तो वैली आ जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेस्ट पर एक लोअर हिल है, एक छोटी सी हिल है जिसके क्रेस्ट पर, यानी कि जिसके टॉप पर एक घर बना हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो इसका जो घर है वो इतनी ऊंचाई पर है, इस हाइट पर है कि यहाँ से जो नदी है, रिवर जो है वो भी दिखाई देती है। इसके अलावा जो कॉर्न है यानी भुट्टे जो हैं, उसके जो खेत जो पूरे फील्ड में जो लहलहा रहे हैं उसके फूल भी दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि हर साल एक अच्छा हार्वेस्ट, अच्छी फसल दे करके जाते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो जो खेत हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर का मतलब हो गया कि बारिश, ठीक है। तो डाउनपोर को क्या बोलते हैं, डाउनपोर यानी कि हो गया यहाँ पर हमारा बारिश, रेनफॉल, ठीक है, या फिर यानी कि यहाँ पर मेनली डाउनपोर का मतलब हो गया हैवी रेनफॉल मिल जाए, या फिर सिर्फ थोड़ी बहुत शावर यानी कि थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाएगी, उससे भी जो धरती है उसको एम्पल वाटर, एम्पल इरिगेशन मिल जाएगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो उस पूरे दिन सुबह से ही लेंचो क्या कर रहा था, लेंचो जो अपनी खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, ज़मीन को जानता था, फसल को जानता था अपनी कि किस तरीके से वो ग्रो कर रही है, तो उस दिन वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के स्काई को देखने में लगा था, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में देख रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन के जो आसमान था उसको देख रहा था, ये सोच करके कि शायद उसको आज रेनफॉल मिल सकती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें बारिश जो है वो ज़रूर देखने को मिल जाएगी। सम वाटर का मतलब हो गया थोड़ी बहुत बारिश उसको देखने को मिल सकती है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गुड गॉड विलिंग। तो जो उसकी वाइफ थी, लेडी जो थी, वो बोलती है, जब वो सपर बना देती है, सपर का मतलब होता है डिनर, ठीक है, तो जब वो डिनर, रात का खाना बना रही होती है, तब वो कहती है हाँ भगवान की इच्छा होगी तो बिल्कुल हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। तो अभी देखने को क्या मिलता है कि जो ओल्डर बॉयज थे, जो उसके बड़े बेटे जो थे, वो काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे फील्ड में, यानी कि खेतों में काम कर रहे थे। while द स्मॉलर वंस यानी जो छोटे बच्चे थे उसके, जो थोड़े उम्र में कम थे, वो सभी प्ले कर रहे थे, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के ही पास में, जब तक कि उसकी माँ ने आवाज़ नहीं लगा दी कि आ जाओ खाने का वक्त हो गया है। It was during the meal time, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। अब खाने के दौरान ही यानी डिनर के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी जैसे करी थी कि हो सकता है कि हमें बारिश देखने को मिल जाए, बारिश हो जाए थोड़ी बहुत, तभी बहुत बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, ठीक है, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो हैं आसमान से धरती पर पड़ने शुरू हो जाती हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल, ठीक है, क्लाउड्स जो हैं, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े विशालकाय माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अप्रोच करते हुए यानी आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी जो बह रही थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, ताज़ा थी और बहुत मीठी मीठी मंद मंद हवा जो है वो उसके जो घर था वहाँ पर बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर
no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. अब जो आदमी था यानी जो लेंचो था वो बाहर जाता है अपने घर से कोई दूसरे रीज़न के लिए नहीं, सिर्फ वो जो हवा थी जो चल रही थी, फ्रेश और स्वीट एयर जो थी, उसका प्लेजर लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, रेनफॉल का आनंद लेने के लिए वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। और जब वो रिटर्न कर रहा होता है, घर वापस लौट रहा होता है, तो वो कहता है ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये तो आसमान से गिरते हुए न्यू कॉइन्स हैं। न्यू कॉइन्स का मतलब हो गया, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कॉइन यानी सिक्कों से रिप्रेजेंट किया गया है। एक तरीके से इनको मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया है। किस तरह का मेटाफर है ये? यानी कि न्यू कॉइन्स को हमने गुडविल की तरह से इसको हम अज्यूम कर सकते हैं, या फिर जब फसल बहुत अच्छी उग जाएगी तो उनको ये मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स तो दे करके जाएगी ही, और फसल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो करेगी क्योंकि अब बारिश हो गई है। तो यहाँ पर जो न्यू कॉइन्स है इसका यही मीनिंग है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको कंपेयर किया है 10 सेंट के सिक्कों से, यानी 10 सेंट के जो सिक्के हैं उनसे बड़ी बूंदों को रिप्रेजेंट किया गया है, कंपेयर किया गया है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट के सिक्कों से कंपेयर किया गया है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो वो जो उसके जो खेत थे वो बहुत ज़्यादा उसको सेटिस्फाइंग सा लग रहा था सारी चीज़ें देखने में कि बारिश हो रही है, मेरे जो कॉर्न यानी कि जो भुट्टे हैं खेतों में जो लगे हुए हैं अब वो अच्छी तरीके से पक जाएंगे, ठीक है, और वो फ्लावर्स जो हैं अब वो कॉर्न में बदल जाएंगे, और जो उसका जो पूरा खेत था वो पूरी तरीके से एक मानो एक बारिश की पर्दे में पूरी ड्रैप हो गया, और ड्रैप का मतलब होता है कवर हो गया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, पर अचानक तभी क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। अलॉन्ग विद रेन वेरी लार्ज हेन स्टॉर्म्स बिगैन टू फॉल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टॉर्म क्या हो गए हमारे, जो बर्फ़ की तरह जो हमारे ओले होते हैं, ठीक है, बर्फ़ के ओले जिसको बोलते हैं उनको हम हेल स्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ के पत्थर जो थे वो अब बारिश में बरसने साथ में शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पर हेल स्टोन्स जो हैं, जो यानी कि ओले हैं, उनको कंपेयर किया है सिल्वर कॉइन्स के साथ। किसके साथ? सिल्वर कॉइन्स के साथ इनको कंपेयर किया गया है। सिल्वर का सिक्का कैसा होता है, बिल्कुल चमकता है सिल्वर की तरह, एकदम सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा होता है, वैसे इसको कंपेयर किया गया है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब यहाँ पर ये जो हेल स्टोन्स हैं इनको फ्रोज़न पर्ल्स से भी कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो जो लड़के थे उसके लेंचो के जो बेटे थे वो सारे ही बाहर दौड़ते हैं और उन हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने में शुरू कर देते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड बी द मैन। अब लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अब ख़राब होना शुरू हो गया है मौसम। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही पास हो जाए, यानी कि ये जो हेल स्टोन्स जो गिर रहे हैं ये जल्दी ही यहाँ से आगे चले जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। इट डिड नॉट पास क्विकली। और वो जो हेल स्टोन्स थे वो जल्दी ही वहाँ से नहीं पास ऑन हो रहे थे। For an hour, the hail remained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. अब लगभग 1 घंटे तक, an hour यानी 1 घंटे तक जो हेल थे यानी जो ओले थे वो उसके घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, कॉर्नफील्ड के ऊपर और यहाँ तक कि पूरी जो वैली थी वहाँ पर बरस रहे थे। The field was white as if covered with salt. तो जो खेत थे उसके वो पूरी तरीके से अब सफ़ेद रंग के हो चुके थे, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे नमक में पूरी तरीके से ढक गए हों।
नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, तो जो पेड़ थे उनके ऊपर अब पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही थी। यानी कि यहाँ पर नॉट अ लीफ क्या हो गया कि इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ था, इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई थी कि एक एक पत्ते तक पेड़ से झड़ चुके थे, इतने ज़्यादा डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म आया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे यानी जो भुट्टे की खेती थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यानी तबाह हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो प्लांट्स थे उनमें से जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो का दिल बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड to his sons, a plague of locusts would have left more than this। तो कहता है कि अब जब हेल स्टॉर्म ख़त्म हो गया, ठीक है, वहाँ से पास हो गया, जब चला गया वहाँ से हेल स्टॉर्म, तो अपने खेतों के बीचों बीच जाकर के खड़ा हुआ और अपने बेटों से क्या कहता है, अपने बेटों से कहता है कि अगर यहाँ पर प्लेग यानी कि कोई इंसेक्ट भी लग जाता तो भी हमारे पास थोड़ी बहुत फसल ज़्यादा बच जाती, पर हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ है, हेल स्टॉर्म की वजह से अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है यानी जो बर्फबारी हुई है यहाँ पर हेल की, वो उसकी वजह से अब हमारे पास हमारे खेतों में कुछ भी लेफ्ट नथिंग यानी कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं होगा। तो देखिए कॉर्न क्या है, कॉर्न मेज़ है, ठीक है, यानी भुट्टा है। भुट्टे को हम उबाल करके भी खा सकते हैं, उसको सुखा करके उसका आटा भी पीस सकते हैं, उसकी पाइज़ यानी मीठे केक भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो सामान है उससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो कॉर्न है उनकी मेन खेती है, मेन उसी से ही उनका पूरा रेवेन्यू, पूरा जो खाना पीना है, पूरा जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो उसी की खेती पर ही वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब क्योंकि हेल स्टॉर्म आ गया, ओले बरस गए, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए बचा है और ना ही अब वो कुछ पैसा कमा पाएगा, और उसने काफ़ी सारे पैसे तो इसमें लगा ही दिए थे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात एक बहुत दुखद रात थी। सॉरोफुल का मतलब हो गया दुख से भरी हुई रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहता है जो भी हमने मेहनत करी उसका हमें कुछ भी जो प्रॉफिट है वो नहीं मिला, उससे हम कुछ भी नहीं कमा पाए, कुछ भी नहीं हो पाया उससे। अब हमारे पास कोई भी नहीं है जिससे हम मदद की गुहार लगा सकें, मदद मांग सकें। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम भूखे ही रह जाएंगे, हंग्री यानी भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु बिलीव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब ये जो लोग थे ये भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल होप यानी एक अकेला एक ही होप यानी विश्वास था, वो था भगवान से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. फिर वो खुद से ही कहता है कि अब हमें बिल्कुल भी अपसेट होने यानी कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, हम बिल्कुल नुकसान में हैं, टोटल लॉस में हैं, ठीक है, फिर भी हम भूखे नहीं मरेंगे। नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी हम में से भूखा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ये वही है जो कि सब लोग कहते हैं कि कोई भी कभी भूख से नहीं मरता। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन, ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो अब उस रात वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता रहा, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक यही विश्वास था कि उसको भगवान से मदद मिलेगी। उसको किसकी मदद मिलेगी? गॉड की, डिवाइन पावर की हेल्प मिलेगी, जो कि जिसकी आंखों से कभी भी कुछ भी नहीं छुपा है। वो हर चीज़ देखता है, ही सीज एवरीथिंग, ठीक है, वो हर चीज़ देखता है। इवन
वो इंसान के दिलों में क्या है, वंस कॉन्साइज यानी कि उसके इंसान का सोच कैसी है, वो कैसा सोच रखता है, अच्छी बुरी, वो हर चीज़ उसकी आंखों से नहीं छुपता है, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा, ऑक्स क्या है, ऑक्स होता है जो खेतों में जो बैल होते हैं उनको ऑक्स बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, तो वो एक तरीके से ऑक्स ऑफ अ मैन था, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला था और बहुत ज़्यादा लेबरस था, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसको पता था कि लिखना कैसे होता है। वो यानी कि यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि वो भले ही वो कितना ही खेतों में जानवरों की तरह काम कर रहा हो, पर उसको लिखना पढ़ना तो आता ही था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो क्या होता है, अब उस हफ्ते में जो संडे आता है, किस दिन, संडे को दिन के ब्रेक के समय में यानी डे ब्रेक के समय में वो एक लेटर लिखता है। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। देखिए खत की एक खासियत होती है कि उसमें बीच का जो कंटेंट होता है वो तो होता ही है, कौन भेज रहा है और किसके पास भेजा जा रहा है, ये दो मेन चीज़ें होती हैं। तो जब हम लेटर को लिखते हैं तो उसमें हमेशा टू और फ्रॉम भी आता है। टू होता है किसको हम भेज रहे हैं, फ्रॉम होता है जिसके द्वारा भेजा जा रहा होता है, ठीक है। तो वो लेटर लिखना शुरू करता है जो कि वो खुद लेकर के जाता है टाउन में और मेल बॉक्स में डालता है। इट वॉज नथिंग, वो सिर्फ एक लेटर नहीं था, वो सिर्फ एक लेटर नहीं था, वो लेटर था भगवान को, अ लेटर टू अ गॉड। यानी अब भगवान का कोई तो पता होता नहीं है, ठीक है, भगवान का तो एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस नहीं है, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा सिंपल था, इतना इनोसेंट आदमी था कि वो सीधे सीधे भगवान के पास अपनी मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंच जाता है। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... तो यहाँ पर वो लेटर की शुरुआत करता है, लिखता है गॉड, भगवान, फिर वो आगे लिखता है नेक्स्ट लाइन में कि अगर आपने इस बार मेरी हेल्प नहीं करी, मेरे परिवार की मदद नहीं करी, तो हम सभी लोग जो हैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे आपसे 100 पेसोज़ यानी 100 पेसोज़ की 100 पेसोज़ की ज़रूरत है, जिससे कि मैं दोबारा से अपनी फील्ड में सो कर सकूं। सो का मतलब हो गया उगाना, ठीक है, तो सोइंग करना यानी बीज डालना, बीज लगा सकूं। तो वो भगवान से कहते हैं कि मुझे आपसे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपने खेतों में दोबारा से भुट्टे की फसल जो है लगा सकूंगा और उसको उगा सकूंगा। क्योंकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी कि वो लिखता है, पूरा खत लिख देता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म आ गया था जिसकी वजह से मेरी जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। He wrote to God on the envelope। अब वो एनवलप में टू गॉड यानी कि भगवान के लिए वो लेटर लिखता है एनवलप के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड इट, उस लेटर को एनवलप के अंदर डालता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसके बाद वो टाउन चला जाता है लेटर को पोस्ट करने के लिए। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। अब वो जो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो उस लेटर के ऊपर एक स्टैम्प, यानी कि पहले क्या चला करते थे, पहले स्क्वायर शेप के, रेक्टेंगल शेप के स्टैम्प चला करते थे, ठीक है, जिनका कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता था, उसको लगा दिया जाता था और उसके बाद जितना भी जो चार्जेस लग रहे होते थे डिलीवरी के लिए, वो एक तरीके से स्टैम्प का ही काम करता था, ठीक है।
तो ये जो स्टैम्प होते थे इसको लगा करके वो मेल बॉक्स में अपना लेटर ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped in the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब उनमें से एक एम्प्लॉय जो होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो कि एक पोस्टमैन होता है, यानी पोस्टमैन कौन होता है, जो चिट्ठियाँ कलेक्ट करता है और उसके बाद उन चिट्ठियों को डेस्टिनेशन पर पहुंचा करके आता है, ठीक है। तो जो पोस्टमैन होता है वो ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने के लिए होता है, तो वो अपने बॉस के पास जाता है। किसके पास जाता है? अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए, और उस लेटर को दिखाता है जो कि भगवान के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने कभी भी इतने पूरे अपने करियर में पोस्टमैन का जो रोल प्ले वो कर रहा था, पोस्टमैन था, जगह जगह लेटर्स ड्रॉप करके आता था, उसने कभी पूरे अपने करियर में कोई ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो कि भगवान के लिए दिया गया हो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब ये जो पोस्ट मास्टर था, जो कि मोटा आदमी था, बहुत खुश मिजाज का आदमी था, वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, ठीक है। और फिर अचानक से वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क के ऊपर रख देता है और कमेंट करता है कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। वो कहते हैं काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास होता भगवान के प्रति जैसे कि ये जो पर्सन है जिसने ये लेटर लिखा है, ठीक है, जिसमें कि कॉरस्पॉन्डेंस किसको दे रहा है, वो भगवान को कॉरस्पॉन्डेंस दे रहा है। इतनी ज़्यादा फेथ मेरे अंदर होती कि मैं भी भगवान को इस आदमी की तरह लेटर लिख पाता। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it had needed something more than goodwill, ink and paper. अब वो जो पोस्ट मास्टर था वो वहाँ पर कमांड देता है, ऑर्डर करता है कि ये जो आदमी है इसका भगवान के प्रति जो फेथ है ये बिल्कुल भी शेक ना हो, यानी डगमगाए नहीं। इसके लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, यानी कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पोस्ट मास्टर है उसने लेटर पढ़ लिया है, लेटर पढ़ा नहीं है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि एक जो इंसान है, ठीक है, जो लेंचो है, इसका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो भगवान के लिए उसने लेटर लिख दिया, तो उसका फेथ ना टूटे भगवान के प्रति, इसलिए उसके ऊपर उसके पास एक आइडिया आता है कि वो उस लेटर का जवाब लिखेगा, ठीक है। और जब वो लेटर को खोलता है तो उसमें सिर्फ जवाब नहीं मांगा होता है, उसमें जवाब से ज़्यादा चीज़ें मांगी होती हैं, ठीक है, यानी गुडविल, साथ में इंक और पेपर के अलावा, यानी गुडविल एक अच्छी जो इंसान की जो अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है, अच्छी जो एनर्जी होती है, ठीक है, साथ में इंक और पेपर के अलावा भी उसमें और भी चीज़ें उसने लेंचो ने डिमांड करी होती हैं एक्चुअली में। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अभी जो पोस्ट मास्टर था ये अपने सभी साथियों से, जो एम्प्लॉयज़ थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन सभी से कहता है कि आप लोग अपनी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ ए सैलरी, यानी कि अपनी अपनी सैलरीज़ के कुछ कुछ हिस्से अपने फ्रेंड्स से कुछ कुछ पैसा मांगते हैं, एक एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि चैरिटी देने के लिए ये चीज़ करी जाती है, ठीक है। अब वो जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए इम्पॉसिबल था
100 पेसोस इकट्ठे करना, क्योंकि उस समय पर जो 100 पेसोस होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, उन्हें अपने घर भी चलाने होते थे, तो चैरिटी के तौर पर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ये 100 पेसोस इकट्ठा करने में, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो कुछ 50 पैसों से ज़्यादा पैसे जो हैं पैसों जो हैं वो इकट्ठे कर लेता है और फार्मर के पास भेज देता है। वो जो पैसे होते हैं वो उसको एनवेलप के अंदर रख देता है और लेंचो के पास एड्रेस कर देता है। एड्रेस्ड टू लेंचो यानी कि हो गया यहाँ पर कि लेंचो के पास वो जो एनवेलप है पैसों से भरा हुआ भेज देता है और उसमें लिखा होता है कि ये जो खत है, ये जो सामान आया है, ये जो पैसे आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम दी गॉड। वो सिर्फ आखिरी में क्या लिखता है, गॉड लिख देता है उस चिट्ठी में और उसके बाद उसको वो भेज देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले ही संडे को, ठीक है, तो अगले ही संडे को लेंचो जो है अपने समय से, यूजुअल समय से बिट अर्लियर यानी कुछ समय पहले ही वो पोस्ट ऑफिस आ जाता है अपना चिट्ठी को पूछने के लिए कि क्या उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब जो चिट्ठी होती है वो जो पोस्टमैन था वो खुद ही अपने हाथों से लेंचो को हैंड ओवर कर देता है और इसी दौरान जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस के अंदर से बैठा हुआ, उसकी आंखों में कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, खुशी जो है वो खुशी के साथ उस आदमी को देख रहा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर के हिसाब से उसने तो बहुत अच्छा काम किया था, किसी इंसान की मदद करी थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये सारी ही चीज़ें उसको बहुत खुशी दिला रही होती हैं कि मैंने चलो किसी का तो भला किया, किसी के लिए तो अच्छा काम किया। और वो अपने ऑफिस से ये सारा जो सीन है वो देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब जो लेंचो था, क्यों अब लेंचो के अंदर इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान के प्रति कि जब वो चिट्ठी को खोलता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता, ठीक है। यानी कि उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का सरप्राइज़ नहीं देखने को मिलता। जब वो पैसे भी देख लेता है तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसके चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले होते हैं। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, यानी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी भगवान के प्रति उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसको कि भगवान को उसने चिट्ठी लिख दी है, अब भगवान तो उसको 100 पैसों दे ही देंगे। इतना उसके अंदर जो था भगवान के प्रति विश्वास था। फिर जब वो पैसे काउंट करता है तो वो बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि उसके हिसाब से क्या है, भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये उसका एक कॉन्फिडेंस था भगवान के प्रति। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और फिर लेंचो जो है उसको भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं। डिनाइड का मतलब हो गया मना करना, ठीक है। लेंचो ने जो रिक्वेस्ट मांगी थी, जो उसने 100 पेसोस की जो डिमांड करी थी, उसको वो ऐसा नहीं था कि भगवान जो है उसको मना कर देंगे। उसको बिल्कुल विश्वास था कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे। और तुरंत वो क्या करता है कि वो विंडो के ऊपर, यानी जो डेस्क होती है वहाँ पर जाता है विंडो के ऊपर और फिर वहाँ पर पेपर और पेन मांगता है। पेपर और पेन किस लिए मांगता है? वो दोबारा से अब भगवान को खत लिखने जा रहा है, इसीलिए वो पेपर और पेन मांगता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर जाता है, वो लेटर राइट करना शुरू करता है। उसके जो ब्रोज होते हैं, जो आईब्रोज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रिंकलिंग होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसके जो भौएँ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंकलिंग यानी कि
क्रीजेस बन जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, लेटर लिखा, फिर भी उसको जो है वो अपना मेनली एंगर एक्सप्रेस कर रहा था उस लेटर में। जब वो लेटर लिख के फिनिश कर देता है, वो विंडो के पास जाता है, वहाँ से स्टैम्प खरीदता है और स्टैम्प को खरीद के लिक्ट यानी कि थूक लगा के उसको अपने हाथ से चिपका देता है और एनवलप को बंद करके दे देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेटर जो है वो मेल बॉक्स में चला जाता है, पोस्टमास्टर तुरंत उठ के जाता है और पोस्ट ऑफ जो वो होता है लेटर बॉक्स होता है उसको ओपन करता है। इट्स सेड, अब लेटर में क्या लिखा होता है लेंचो ने, ये जानते हैं। वो गॉड को डिनोट करते हुए लेटर में लिखता है, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो लेटर है, जो पोस्टमास्टर लेटर पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि गॉड, जो आपने पैसे मेरे को भेजे थे, जो मनी आपने मेरे को भेजा था, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 70 pesos ही मेरे को मिले हैं, ठीक है। और वो लिखता है कि बाकी के बचे हुए पैसे भी मुझे आप भेजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर ये जो पैसे हैं आप मुझे मेल के द्वारा, थ्रू द मेल यानी मेल के द्वारा मत भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये क्रूक्स हैं, ठीक है, बदमाश हैं ये लोग। और लास्ट में लेंचो लिख देता है। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो लेंचो है उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ही उसको पैसे दिए हैं, ठीक है, भगवान ने तो उसको 100 पैसे ही दिए थे, पर ये जो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने उसके पैसे हड़प कर लिए हैं। इसलिए वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे जो पैसे हैं वो डायरेक्टली भेजिएगा, मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो यहाँ से ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। तो आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या हाइलाइटेड पॉइंट्स थे, उनको हम जान लेते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ अ लेटर टू गॉड। तो की हाइलाइट्स क्या थे? फेथ इन नेचर, यानी कि जो लेंचो था एक पुअर फार्मर था जो कि अपनी फसल के लिए इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी जो फसल है वो बड़ी होगी, रेन के लिए इंतज़ार कर रहा था कि बारिश आएगी, उसकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी और फिर इस तरीके से उसको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और वो अपनी फैमिली के लिए मनी और फूड जो है वो प्रोवाइड करा पाएगा। यानी मेनली उसको फेथ इन नेचर यानी कि बारिश के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था। किसके ऊपर? रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो यानी लेंचो का फेथ किसके ऊपर था? इन नेचर, यानी बारिश, उसको विश्वास था कि बारिश हो जाएगी, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा और मैं अपना जो फैमिली है उसकी नीड्स को पूरा कर पाऊँगा। हेल स्टॉर्म जो है अब लेंचो की फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब जब लेंचो की फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसको यही लग रहा होता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी बचा ही नहीं और अब मेरा तो जीने मरने के समय आ गया है, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। फिर उसके बाद हमने देखा लेंचो का फेथ गॉड के प्रति, यानी वो भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास रखता है कि सीधे भगवान को खत लिख देता है और उनसे 100 पेसोस की डिमांड करता है अपनी फील्ड में दोबारा से क्रॉप्स लगाने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। फिर पोस्टमैन का काइंडनेस भी देखने को मिलता है। जब वो लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में तो जब पोस्ट मास्टर देखते हैं कि किस तरीके से लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे हैं तो जैसे तैसे करके पोस्ट मास्टर जो है 70 पेसोस अरेंज कर देता है, जो कि कुछ रुपए, कुछ चंद पैसे ही उसके लिए कम थे, यानी 30 पेसोस वो नहीं जोड़ पाया था क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता था। उसने अपने सभी फ्रेंड्स से, कलीग्स से, ठीक है, ये पैसे इकट्ठे किए थे जिससे कि लेंचो का जो अटल विश्वास है भगवान के प्रति वो मूव ना हो, वो डगमगाए नहीं, ठीक है, सिर्फ इसलिए उसने ये काम किया था। फिर लेंचो जो है उसका डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलता है, यानी लेंचो जो है वो गुस्सा है। क्यों?
क्योंकि उसको पैसे तो मिल गए हैं पर उसको सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोज ही मिले हैं। वो भगवान को दोबारा से लेटर लिखता है और अक्यूज़ करता है पोस्ट ऑफिस वालों को कि उन लोगों ने मेरे 30 पैसे जो हैं वो चोरी कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? स्टील कर लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। तो ये भी एक यहाँ पर हमें की पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। इसमें आयरनी भी हमें देखने को मिलती है। आयरनी क्या है स्टोरी की कि भगवान के ऊपर लेंचो का इतना ज़्यादा फेथ होता है कि जिन लोगों ने उसको हेल्प करी होती है उनके ऊपर ही उसको मिसट्रस्ट हो जाता है। मिसट्रस्ट का मतलब हो गया विश्वास नहीं होता है, ठीक है। उसको लगता है कि यहाँ के लोगों ने मेरे पैसे जो हैं वो चुरा लिए हैं। तो स्टोलन द मिसिंग मनी, यानी कि जो लेंचो है, भगवान तो कभी किसी को पैसा डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, है ना, कोई ना कोई किसी ना किसी मदद करने के लिए आ ही जाता है आगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर, उसके जो साथी थे, दोस्त थे, सब ने मदद करी, पर फिर भी लेंचो का भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास था कि जिन लोगों ने एक्चुअल में मदद करी थी उनके ऊपर ही लेंचो ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हम मेनली जो थीम है फेथ, इनोसेंस, ह्यूमन काइंडनेस और मिसप्लेस्ड ट्रस्ट की ही इसमें हम बात करी है हमने चैप्टर में। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले माइंड सारे आप लोग एक काम करेंगे, रफ नोटबुक में ये सारे आंसर्स को नोट डाउन कर लेंगे। What did लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या होप कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर रेन टू नरिश हिज क्रॉप्स। तो लेंचो होप कर रहा था रेन के लिए, बारिश के लिए होप कर रहा था, जिससे कि उसकी जो फसल है, जो क्रॉप्स हैं, वो उनको नरिशमेंट मिल सके। Why did लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन क्यों बोलता है? लेंचो compared the raindrops to coins because the rain would help his crop grow, which would lead to a good harvest and financial prosperity. तो यहाँ पर लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है कॉइन से, ठीक है, कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप्स को कॉइन से, क्योंकि उसको लगता है कि जो रेनफॉल है इसकी वजह से उसकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी, अच्छा हार्वेस्ट देंगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी यानी कि पैसे में भी उसकी मदद होगी, यानी कुछ ना कुछ वो सेविंग भी कर पाएगा। हाउ डिड द रेन चेंज? वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड? अब रेन जो है वो कैसे चेंज हुई और उसके बाद लेंचो की फील्ड में क्या हुआ? द रेन स्टार्टेड जेंटली बट सूनर टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म। तो रेन जो है शुरू तो हुई थी बहुत जेंटली, पर टर्न हो गई किसमें? टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड लीविंग देम बैरन, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो खेत थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए और वो बैरन हो गए, ठीक है। What were लेंचो's feelings when the hail stopped? अब लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल बंद हुआ? लेंचो was filled with sadness and despair as the hail had completely ruined his crops, leaving him and his family without food for the year. अब लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि हेल की वजह से जो ओले गिरे थे इसकी वजह से उसकी पूरी फसल जो थी वो बर्बाद हो गई थी और अब उसकी और उसकी फैमिली के पास साल भर खाने के लिए कोई भी फूड, विदाउट फूड वो रह गया था, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता साल भर के लिए। Who or what did लेंचो हैव फेथ इन? What did he do? अब लेंचो का किसके प्रति, किस चीज़ के प्रति विश्वास था और उसको जिसके ऊपर भी उसको विश्वास था उसने क्या किया था? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का फेथ किसके ऊपर था? फेथ इन गॉड। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू हेल्प हिम रिकवर फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द हेल स्टॉर्म। तो यहाँ पर जो लेंचो है उसने भगवान को लेटर लिखा था, लेटर टू गॉड लिखा था, उसमें उसने 100 pesos की मांग करी थी जिससे कि वो रिकवर हो पाए फ्रॉम द डैमेजेस कॉज्ड बाय हेल स्टॉर्म, ठीक है, जो भी हेल स्टॉर्म की वजह से जो भी डैमेजेस हुए हैं उससे वो रिकवर कर पाए, इसलिए उसने 100 pesos की डिमांड करी थी। हु रेड द लेटर? अब लेटर किसने पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़ रेड लेंचोज लेटर। तो पोस्टमैन और उसके एम्प्लॉयज़ ने लेंचो का लेटर पढ़ा था। वॉट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? तो जब लेंचो का लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ लिया उसके बाद उसने क्या किया?
The postmaster, moved by Lencho's faith, decided to help by collecting money from his colleagues and friends. He sent Lencho 70 pesos, signing the letter as God. अब यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर हैं, जब लेंचो का लेटर पढ़ते हैं, लेंचो को जो फेथ है उससे वो बहुत ज़्यादा मूव्ड हो जाते हैं। मूव्ड का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से वो पैसे कलेक्ट करते हैं अपने सभी कलीग्स यानी कि साथ के वर्कर्स से, उनके फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर लेंचो को 70 पेसोस जो हैं वो भेजते हैं और लेटर साइन करते हैं एज गॉड, यानी कि वो पैसे भेजते हैं और लिखते हैं लेटर के एंड में कि गॉड ने ये वो पैसे भेजे हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो क्या लेंचो सरप्राइज होता है वो लेटर देख करके और उसमें जो पैसे होते हैं उनको देख करके? तो नो, Lencho was not surprised as he had complete confidence that God would answer his request. तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि भगवान के ऊपर उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि भगवान तो उसको चिट्ठी लिख ही देंगे और उसने जो रिक्वेस्ट मांगी है वो भी वो पूरी कर देंगे। What made him angry? अब लेंचो को क्यों एंग्री हुआ? लेंचो क्या वजह थी कि लेंचो जो है वो एंग्री हुआ, गुस्सा हुआ? लेंचो became angry because he only received 70 pesos instead of 100 pesos he had asked for. He believed the post office employees had stolen the remaining money. अब यहाँ पर लेंचो गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि लेंचो को तो सिर्फ 70 पेसोस ही मिले थे जबकि उसने तो 100 पेसोस की डिमांड करी थी भगवान से। उसको ऐसा लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही लेंचो के जो रिमेनिंग पैसे हैं वो चुरा लिए हैं। तो चलिए अब आते हैं हम इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell us this? तो लेंचो का किसके ऊपर कंप्लीट फेथ था? क्या सेंटेंसेस हैं स्टोरी में जिनसे हमें ये पता चलता है? लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। Sentences like God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. And Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money indicate his unwavering belief. अब यहाँ पर जो लेंचो है उसका कंप्लीट फेथ भगवान के ऊपर है। अब सेंटेंसेस जो हैं वो ये हैं गॉड से लेकर के ईयर तक और लेंचो से लेकर के मनी तक, यानी कि वो भगवान को चिट्ठी में सबसे पहले लिखता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा परिवार और मैं हम लोग साल भर के लिए भूखे ही रह जाएंगे। और फिर सेकंड जो स्टेटमेंट है जहाँ से हमें पता चल रहा है वो ये है कि लेंचो जो है वो बिल्कुल भी एकदम भी सरप्राइज़ नहीं होता है उन पैसों को देख करके, ठीक है, क्योंकि उसको बिल्कुल ऐसा था कि भगवान तो उसको बहुत मतलब उसका भगवान के प्रति अनवेवरिंग बिलीफ यानी अटल विश्वास था उसको भगवान के ऊपर। इसीलिए हमें ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये मेन है जो हमें स्टोरी से बताते हैं कि किस तरीके से लेंचो जो है उसका भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अब जो पोस्ट मास्टर हैं वो लेंचो को पैसे क्यों भेजते हैं और वो गॉड क्यों साइन करते हैं? लास्ट में वो गॉड के नाम से लेटर क्यों साइन करते हैं? द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो आउट ऑफ कंपैशन मूव्ड बाय लेंचोज डीप फेथ। He signs the letter as God to maintain Lencho's faith and make him believe the money came from God. तो पोस्ट मास्टर जो हैं वो लेंचो को पैसे इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं और वो लेंचो के जो फेथ है उससे वो बहुत ज़्यादा मूव्ड होते हैं, इसीलिए वो लेंचो को पैसे भेजते हैं। वो आखिरी में लेटर में एज गॉड इसलिए साइन करते हैं जिससे कि जो लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है भगवान के प्रति वो बना रहे और लेंचो को बिल्कुल ऐसा ही लगे कि ये जो पैसा है वो मेक हिम बिलीव कि वो जो पैसा है वो भगवान ने ही भेजा है उसके पास। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो जानने की कोशिश करता है कि पैसे उसको किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं? तो यहाँ पर नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी बिकॉज ही वॉज सर्टन दैट गॉड हैज़ आंसर्ड हिज प्रेयर। अब इसका आंसर हम नो में देंगे कि नहीं, लेंचो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, नॉट ट्राई यानी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है ये जानने की कि किसने उसे पैसे भेजे हैं, क्योंकि उसको विश्वास, वो बिल्कुल सर्टन होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि भगवान उसका जो आंसर है, प्रेयर जो है उसको सुनेंगे, उसको पैसे भी भेजेंगे।
Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? अब लेंचो के हिसाब से किसने जो बचे हुए पैसे हैं वो लिए हैं, साथ ही में इस सिचुएशन की आयरनी क्या है? Lencho believes the post office employees stole the remaining money. The irony lies in the fact that the very people who collected money to help him are the ones he accuses of being thieves. अब यहाँ पर लेंचो जो है वो उसको ये लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं ने जो बाकी के रिमेनिंग पैसे हैं वो स्टोल किए यानी चुराए हैं। इसमें आयरनी ये है कि जिन लोगों ने वेरी पीपल, ठीक है, यानी जिन लोगों ने पैसे कलेक्ट किए थे, मनी कलेक्शन किया था, यहाँ पर लेंचो उन्हीं को अक्यूज़ कर रहा है चोरी करने का, ठीक है, कि इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे चुराए हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़? अब क्या इस दुनिया में आज भी लेंचो के जैसे रियल वर्ल्ड में क्या लोग पाए जाते हैं? आपको क्या लगता है कि लेंचो जो है किस तरह का इंसान है? Yes, there are people like Lencho who have strong faith and are trusting. Lencho can be described as unquestioning, innocent and ungrateful for not appreciating the effort made by the postmaster. तो हाँ, आज की डेट में भी लेंचो जैसे लोग, ठीक है, जो कि भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं। अब लेंचो को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है अनक्वेश्चनिंग, यानी कोई भी चीज़ हो रही है उसको वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और साथ ही में अनग्रेटफुल भी है। अनग्रेटफुल क्यों है? मतलब थैंकलेस है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उसकी मदद करी उनको वो अप्रिशिएट भी नहीं करता है। There are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो इस यहाँ पर इस चैप्टर में स्टोरी में हमने दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। एक तो था लोगों के ऊपर और नेचर के ऊपर, और साथ ही में इंसानों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखे हमने। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको कैसे इलस्ट्रेट किया जाए? The conflict between human and nature is shown by hailstorm that destroys Lencho's crop. तो ये जो ह्यूमन और नेचर के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शो किया गया हेलस्टॉर्म से, जिसकी वजह से लेंचो की जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ इज इलस्ट्रेटेड व्हेन लेंचो डिस्ट्रस्ट द ऑफिस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ accusing them of stealing his money even though they were trying to help him. अब यहाँ पर ये जो ह्यूमन बींग्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया है लेंचो के डिस्ट्रस्ट की वजह से, ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस के लोगों पर ही लेंचो जो है विश्वास नहीं करता है, उन्हीं को अक्यूज़ करता है, उन्हीं को आरोपी बना देता है कि उन्हीं लोगों ने पैसे मेरे चुरा लिए हैं, जबकि उन लोगों ने तो लेंचो की मदद करी थी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब पूरी दुनिया में अलग अलग जो स्टॉर्म्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है उनके नेचर के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, हालांकि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अपने बुक में राइट डाउन कर सकते हैं। A violent storm, tropical storm in which strong winds move in a circle. तो जब गोल गोल विंड्स बनती हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं? साइक्लोन। तो हम यहाँ पर साइक्लोन पढ़ लेंगे। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा तेज़ जो हवाएं होती हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड को बोलते हैं हम गेल। क्या बोलते हैं? गेल। A violent tropical storm with very strong winds, जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है, साथ में बहुत हवाएं चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून। A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel. अब इसमें भी क्या है? ये हो जाता है टॉर्नेडो, ठीक है। A violent storm with very strong winds, especially इन दी वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। अब वायलेंट स्टॉर्म आता है स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जो कि ओशन में आता है, उसको हम बोलते हैं हरिकेन। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। अब ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि बहुत तेज़ घूमती हैं, स्पिन करती हैं गोल गोल और बहुत डैमेज करती हैं, उनको बोलते हैं व्हर्लविंड। क्या बोलते हैं? व्हर्लविंड।
अब आते हैं मैच द सेंटेंसेस के ऊपर। अब हमें ये सेंटेंसेस जो हैं इनको हमें मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें हम ए वाले कॉलम को बी वाले कॉलम से मैच करेंगे। तो आइए अब हम इसको मैच करते हैं। विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी इन योर कॉलेज? आई होप सो। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक फीलिंग है दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। तो ये इसको हम सामने वाले से ही मैच कर देंगे, यानी फर्स्ट का हो जाएगा पहला वाला, यानी कि ये हमारा फर्स्ट हो गया, 1 हो गया ये, ठीक है। फिर आते हैं आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा शोइंग द कंसर्न दैट what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, शोइंग वाला हो जाएगा हमारा सेकेंड, इसको हम मैच कर देंगे। फिर दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV/AIDS सफरर्स। तो यहाँ पर ये जो डिस्कवरी की बात कर रहे हैं ये क्या है, ये हम चाह रहे हैं wanting something to happen। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा नंबर 3, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे एज नंबर 3। वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या है, हम विश कर रहे हैं, ठीक है, तो विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 4। फिर आते हैं आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। तो ये जो 6th वाला है स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। तो ये हो जाएगा नंबर 6। तो 1, 5, 6, 3, 2, 4 इसको आप मार्क कर लेंगे और इसको आप राइट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में भी। आगे चलते हैं। जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, whom, whose, which as suggested। तो अब यहाँ पर जैसा कि हमें हर सेंटेंस के एंड में बोला गया है उसी तरीके से हमें इन्हें सेंटेंसेस को जॉइन करना है, यानी फुल स्टॉप के बाद का जो सेंटेंस है इन दोनों ही सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करना है। I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. तो इसको ज्वाइन करना है which से। I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India। तो इस तरीके से हम इसे कंबाइन कर लेंगे, कॉमा लगा के साथ में which लगा के। My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. Who? अब यहाँ पर who से हमें अटैच करना है। My mother पे कॉमा लगा के who cooks very well is going to host a TV show on cooking। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और कॉमास का ध्यान आप लोग ज़रूर रखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने कॉमास को प्लेस किया है। These sportspersons are going to meet the president. Their performance has been excellent। इसको हमें whose से जोड़ना है, ठीक है। तो these sportspersons whose कॉमा लगा के whose performance has been excellent, comma are going to meet the president। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करेंगे। Lencho prayed to God, his eyes see into our minds। whose, अब यहाँ पे Lencho prayed to God, comma whose eyes see into our minds। तो कॉमा लगा के whose आ जाएगा। This man cheated me, I trusted him, whom। This is the man whom I trusted and he cheated me। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और कॉमा का ध्यान आप लोगों को बहुत रखना है, तभी आप सही से प्रॉपरली इनको ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स which express the following ideas emphatically। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वर्ड्स को अपने जो स्टोरी है वहाँ से लेना है। The trees lost all their lives, not a leaf remained on the tree। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है हमारा स्टोरी से ले लिया है हमने। The letter was addressed to God himself. It was nothing less than a letter to God।
The postman saw this address for the first time in his career. Never in his career as a postman had he known that address. तो इन सभी में आपने नोटिस किया, क्योंकि हमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना था इन सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर नॉट है, नथिंग है, ठीक है, और यहाँ पर नेवर है। ये सभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हमने इन सेंटेंसेस में किया है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसको आप लोग अपनी बुक में ही फिलअप करेंगे। क्लाउड जो है उसका मेटाफर है ह्यूज माउंटेन्स, ठीक है, क्लाउड का मेटाफर यहाँ पे कंपेयर किया है क्लाउड को ह्यूज माउंटेन से, और इसकी क्वालिटी क्या है, ह्यूजनेस ही इसकी क्वालिटी है, इसका मास कितना, साइज़ कितना बड़ा है, वही इसकी क्वालिटी है। रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है, ठीक है, यानी कि द वैल्यू दे ब्रिंग टू द क्रॉप्स, जो भी वैल्यू ये क्रॉप को प्रोवाइड कराएंगे यही ये रेन ड्रॉप्स से कंपेयर किया है इसको न्यू कॉइन से। हेल स्टोन्स को फ्रोजन पर्ल, ठीक है, द हार्ड एंड वैल्यूएबल अपीयरेंस। लोकस्ट क्या है, प्लेग, द डिस्ट्रक्शन कॉस्ट, ओके, मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्किंग नेचर। तो इन सभी को ही आप लोग प्रॉपरली अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो पॉज करके भी आप इन्हें लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है समरी, ठीक है, इसको हम जान लेते हैं और अपने पास अलग से नोट डाउन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इसको अपनी बुक में, रफ नोटबुक में, जहाँ पे भी आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं अपने सभी चैप्टर्स के, वहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अ लेटर टू गॉड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय G.L. Fuentes that highlights the theme of faith and trust. The story revolves around Lencho, a poor farmer who relies solely on his crops to support his family. One year, Lencho's fields are in desperate need of rain, and when a storm finally arrives, he is filled with hope. However, the rain turns into a devastating hailstorm, destroying his entire crop and leaving him worried about how his family will survive. ये जो लेटर टू गॉड है, ठीक है, ये स्टोरी है जिसको लिखा है G.L. Fuentes ने। ये स्टोरी हाईलाइट करती है थीम्स को, जो कि फेथ और ट्रस्ट हैं। ये स्टोरी एक पुअर फार्मर लेंचो के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि पूरी तरीके से, जो कि अब उसकी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से उसके क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक साल क्या होता है, लेंचो की फील्ड को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बारिश फाइनली आ तो जाती है, पर और उसको साथ में एक होप भी दे जाती है, पर तभी क्या होता है, रेन जो है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रेन टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म, जिसकी वजह से जो उसकी पूरी एंटायर क्रॉप थी वो बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अब उसको उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं बचता है। In his desperation, Lencho writes a letter to God asking for 100 pesos to help him replant his crops and survive the year. He mails the letter to the local post office. The postmaster, amused by Lencho's fate, decides to help. He collects money from his colleagues and friends, but manages to gather only 70 pesos. The postmaster sends the money to Lencho, signing the letter as God. अब क्योंकि लेंचो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो डेस्परेशन में भगवान को लेटर लिखता है और उनसे 100 पेसोस की डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मुझे 100 पेसोस दीजिए, जिससे कि मैं दोबारा से फसल रीप्लांट यानी दोबारा से उगा सकूं और खुद को सरवाइव कर सकूं उस साल, ठीक है। वो भगवान को लेटर डालता है और पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल के आ जाता है। जब पोस्ट मास्टर ये लेटर पढ़ता है तो वो लेंचो का जो भगवान के प्रति फेथ है उससे बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड हो जाता है और मदद के लिए डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो अपने सभी साथी और फ्रेंड्स से, कलीग्स और फ्रेंड्स से पैसे कलेक्ट करता है, पर उसको सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस ही वो गैदर कर पाता है। अब पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को पैसे भेजता है और आखिरी में लेटर में साइन करता है गॉड। When Lencho receives the letter, he is not surprised by the money, but he becomes angry because the amount is less than what he requested.
He writes another letter to God accusing the post office employees of being crooks and taking the missing money. अब यहाँ पर जो लेंचो है जब उसको लेटर मिलता है तो वो लेटर देख करके उसमें जो पैसे होते हैं उसको देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, जबकि वो बल्कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको जितने पैसे उसने मांगे थे उससे बहुत कम रकम मिलती है। वो भगवान को लेटर लिखता है दूसरा, और लेटर में लिखता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रूक्स हैं, ठीक है, उन्होंने ही जो पैसे हैं वो मेरे चुरा लिए हैं। The story captures the irony of Lencho's unwavering faith in God and his mistrust of the very people who tried to help him. It reflects the simplicity of belief and the complexity of human emotions, showing how trust can समटाइम्स बी मिसप्लेस्ड। तो ये स्टोरी जो है कैप्चर करती है आयरनी को, ठीक है, जिसमें कि लेंचो जो है वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और लोगों के प्रति मिसट्रस्ट रखता है, विश्वास नहीं रखता है, जबकि उन्हीं लोगों ने लेंचो की मदद करी होती है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है कि लेंचो जो है वो कितना ज़्यादा सिंपल है, सिंप्लिसिटी है उसके अंदर, नाइव है, और इंसानों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा, ह्यूमन इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भरे हैं, ठीक है। और यहीं से देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो ट्रस्ट है उसको भी मिसप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की सीरीज़ में हम सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग जो इंटरनल पोएम्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कवर करेंगे, उनकी थीम्स, उनकी समरी, हाइलाइटेड पॉइंट्स, कोई भी अगर फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हुई हैं वो सभी सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।